शांति दूतों के खाली हाथ लौटने के बाद अब यह तय हो चुका था कि मेवर की किस्मत स्याही से नहीं बल्कि तलवार की धार और वीरों के रक्त से लिखी जाएगी। लेकिन यह सन्नाटा शांति का नहीं बल्कि एक महाप्रलय आने से पहले की खामोशी थी। अब न कोई पैगाम आने वाला था और न ही कोई संधि का प्रस्ताव। दोनों तरफ की हवाओं में बारूद, लोहे और प्रतिशोध की गंध घुलने लगी थी। यह एपिसोड उस महान तैयारी का है जिसने दुनिया को साबित कर दिया कि युद्ध सिर्फ सेना की संख्या से नहीं बल्कि सही रणनीति से लड़े जाते हैं। जब आखिरी दूत राजा तोदरमाल भी निराश होकर आगरा लौटे तो बादशाह अकबर का धैर्य पूरी तरह जवाब दे गया। उसका वो विशाल अहंकार जो काबुल से लेकर बंगाल तक पूरे हिंदुस्तान को अपनी मुट्ठी में समझता था। अरवाली की घाटियों में रणभेरी बज चुकी थी। एक मुट्ठी भर राजपूतों वाले छोटे से राज्य ने चुनौती दी थी। अकबर ने तय कर लिया कि अब वो मेवर को कुचलकर उसे नक्शे से मिटाकर ही दम लेगा। उसने अपनी राजधानी आगरा से सीधे अजमेर की ओर कूच किया। अजमेर अब मुगलों का वॉर रूम बन चुका था। वहां पहुंचकर अकबर ने एक ऐसा निर्णय लिया जिसने उसके वफादार मुस्लिम सरदारों के बीच खलबाली मचा दी। अमर के कुनवार मन सिंह, ये तलवार तुम्हें तो नहीं चाहिए बल्कि मेरे के कुनवार मन सिंह को सौंपाए। यह अकबर की सबसे क्रूर और सबसे गहरी दिमागी चाल थी। वो जानता था कि अगर एक हिंदू को मारेगा तो जीत मुगलों की होगी और अगर मन सिंह मारा भी गया तो भी एक राजपूत ही कम होगा। इतिहासकार अब्दुल कादिर बादाउनी अपनी किताब में लिखते हैं कि एक हिंदू को शाही फौज की कमन क्यों दी गई, लेकिन अकबर की नजर धर्म पर नहीं सिर्फ और सिर्फ मनोवैज्ञानिक जीत पर थी। वो महाराणा प्रताप के मनोबल को तोड़ना चाहता था। ये दिखाकर के देखो तुम्हारा अपना भाई, तुम्हारा अपना खून ही तुम्हें मारने आ रहा है। उधर अरावाली की कंदाराओं और गोगुंदा के मेहालों में हुजूर, अकबर की फौज बहुत करीब है। वे सुबह तक हमला करने वाले हैं। हमें तुरंत निकलना होगा। वो जानते थे कि मुगलों का एक विशाल तूफान जिसमें मदमस्त हाथी, आग उगलती तोपें और घुड़सवारों का सागर है। महाराणा प्रताप यह भी जानते थे कि सीधे खुले मैदान में मुगलों का मुकाबला करना आतम हाथिया जैसा है। मुगलों की सेना की संख्या के बारे में अलग अलग मत हैं, लेकिन अधिकांश स्रोत कहते हैं कि मुगलों के पास 10,000 से लेकर 20,000 सैनिक थे, जबकि महाराणा प्रताप के पास मुश्किल से 3,000 से 4,000 जनबाज थे। यानी एक राजपूत को 5 से 6 मुगलों से लड़ना था। इसलिए महाराणा प्रताप ने वो रणनीति अपनाई जो सदियों बाद छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपनाई। गुरिल्ला युद्ध और भौगोलिक लाभ। जिसे गर्दाना या गर्दन कहा जाता था। वहां की मिट्टी हल्दी जैसी पीली थी। और चट्टानें इतनी नुकीली और ऊंची थी कि दुश्मन वहां अपनी प्रसिद्ध तुलुगमा व्यूह रचना नहीं बन सकता था। महाराणा प्रताप की योजना बिल्कुल शीशे की तरह साफ थी। मुगलों की विशाल सेना को
इस संकरी घाती में फांसाना। का कोई महत्व नहीं रह जाएगा और उनका भरी भरकम तोपखाना। वो बेकर लोहे का ढेर बन जाएगा। महाराणा प्रताप ने अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए एक बहुत ही कठोर और वेदनापूर्ण कदम उठाया, जिसे आज की आधुनिक सैन्य भाषा में स्कॉर्च्ड अर्थ पॉलिसी, झुलसी हुई धरती की नीति कहा जाता है। महाराणा प्रताप ने एक राजआज्ञा जारी की कि मेवाड़ के मैदानी इलाकों में रहने वाले सभी किसान, व्यापारी और आम लोग अपने घरों को छोड़कर पहाड़ों में सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि मुगलों के रास्ते में उन्हें ना तो अनाज का एक दाना मिले, ना जानवरों के लिए चारा और ना ही कुओं में पीने का साफ पानी। खेतों में खड़ी फसलों को या तो काट लिया गया या जला दिया गया। खून में मिट्टी भर दी गई। अगर उन्हें स्थानीय स्तर पर रसाद नहीं मिली तो वे कमजोर पड़ जाएंगे और उनका मनोबल टूट जाएगा। कल्पना कीजिए उस मंजार की जब एक किसान जो अपनी फसल को बच्चे की तरह पलता है, वो अपने ही हाथों से उसे आग लगा रहा होगा, सिर्फ इसलिए ताकि दुश्मन उसका इस्तेमाल न कर सके। यह त्याग बताता है कि महाराणा प्रताप ने केवल सैनिकों की फौज नहीं बनाई थी, उन्होंने पूरे मेवाड़ को एक फौज बना दिया था। ये युद्ध अब केवल राजा का नहीं बल्कि जन जन का युद्ध बन चुका था। महाराणा प्रताप की सेना का गाठान भी अपने आप में भारतीय इतिहास की एक ऐसी मिसाल था। महाराणा प्रताप की सेना के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से यानी हरावल दास्ते, सेना की सबसे अगली और खतरनाक टुकड़ी का नेतृत्व एक अफगान पाठन हाकिम खान सूर कर रहे थे। हाकिम खान सूर शेर शाह सूरी के वंशज थे और मुगलों के कट्टर दुश्मन थे। उनके मुरेद हो गए और कसम खाई थी कि राणा जी, मेरा सिर कट सकता है लेकिन ये झुकेगा नहीं। मेरा सिर कट सकता है लेकिन ये झुकेगा ना। मेरी तलवार की प्यास मुगलों के खून से ही बुझेगी। तो दूसरी तरफ हिंदू राजा महाराणा प्रताप के खिलाफ एक हिंदू सेनापति मन सिंह। इसके साथ ही महाराणा प्रताप ने एक और क्रांतिकारी कदम उठाया जो केवल राजपूताना के राजाओं को मिलती थी। राणा पुंजा ने महाराणा प्रताप को वचन दिया कि उनका हर एक भेल योद्धा अपनी आखिरी सांस तक मेवाड़ की रक्षा करेगा। लेकिन महाराणा प्रताप ने उन्हें गाले लगाया, जिन पर न केवल जहर लगा होता था बल्कि उनका निशाना कभी चुकता नहीं था। और गोपाल लेकिन उनके पास एक ऐसी शक्ति थी जो मुगलों के पास नहीं थी, पहाड़ों का चप्पा छप्पा ज्ञान। उन्होंने अरावली के आदिवासियों यानी भेल समाज को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाया। उन्हें भेल सरदार राणा पुंजा को अपने साथ जोड़ा
और उन्हें राणा की उपाधि दी। उनका काम था ऊपर से बड़े बड़े पत्थरों और तैरों की बारिश करना और मुगलों की सप्लाई लाइन को काटना। और गोपाल और पहले मंदलगार में पदाव दला। ये मान सिंह की एक चाल थी। वो चाहता था कि महाराणा प्रताप अपना धैर्य खो दें, उतवले हो जाएं और पहाड़ों से निकलकर खुले में आ जाएं। वो वहां लगभग 2 महीने तक रुका रहा। ये मान सिंह की एक चाल थी। वो चाहता था कि महाराणा प्रताप अपना धैर्य खो दें, उतावले हो जाएं और पहाड़ों से निकलकर खुले में आ जाएं। जहां मुगलों का तोपखाना उनका शिकार कर सके। लेकिन महाराणा प्रताप कच्चे खिलाड़ी नहीं थे। वे जानते थे कि यह उकसाने की चाल है। वे अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिले। मुगलों के खेमे में बेचैनी बढ़ने लगी। रसाद कम होने लगी और गर्मी से सिपाही बीमार पड़ने लगे। He reached the village of Molela near Kamnor. युद्ध से ठीक 1 रात पहले 17 जुने की रात केवल घोड़ों के हिनाने की आवाजें आ रही थीं। जो हल्दी घाटी के मुहाने पर था और बनास नदी के किनारे था। 18 जून 1576 की वो ऐतिहासिक तारीख नजदीक आ रही थी। अब दोनों सेनाओं के बीच केवल कुछ ही मील का फासला था। ज्येष्ठ का महीना था। सूरज आग बरसा रहा था। जो हल्दी घाटी के मुहाने पर था और बनास नदी के किनारे था। 18 जून 1576 की वो ऐतिहासिक तारीख नजदीक आ रही थी। जब तक हमारे शरीर में रक्त की अंतिम बूंद है, हम अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ेंगे। वो दृश्य रोंगटे खड़े करने वाला था। उन्होंने अपनी म्यान से तलवार निकली और गूंजती हुई आवाज में कहा, मेरे वीरों, कल का सूरज शायद हम में से कई लोग न देख पाए, लेकिन याद रखना, समुंदर किनारों से टकराकर लौट जाता है।
हमरे सामने जो सेना खड़ी है वो समुंदर की तरह विशाल है। लेकिन याद रखना, समुंदर किनारों से टकरा कर लौट जाता है, लेकिन चट्टानें वहीं खड़ी रहती हैं। हम वो चट्टान हैं। ये युद्ध जमीन के टुकड़े के लिए नहीं है। ये हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए है। अगर आज हम हार गए तो कयामत तक कोई राजपूत सिर उठाकर नहीं जी पाएगा। लेकिन हमारी आत्मा को गुलाम नहीं बना सकते। उस रात किसी को नींद नहीं आई। अच्छा लगा मेरे दोस्त, हमेशा मेरे साथ रहना। अपने घोड़े को गुर खिला रहा था। उस रात का एक अलग ही आध्यात्मिक माहौल था। महाराणा प्रताप ने अपनी व्यूह रचना बहुत ही बारीक सोच समझ कर बनाई थी। बाया बाजू झला मन्ना और झला बिड्डा के हाथों में था। ताकि दुश्मन के हाथी भ्रमित हो जाएं और उस पर हमला न करें। उनके पीछे दाया बाजू ग्वालियर के राजा रामशाह तंवर और उनके 3 पुत्रा संभाल रहे थे। चार्ज फॉरवर्ड वॉरियर्स! फॉरवर्ड फास्टर! वी मस्ट ब्रेक द लाइन! पीछे की तरफ चांद्रावाल में भील योद्धा थे जो पहाड़ों से अदृश्य हमला करने वाले थे। रणनीतियां बन चुकी थीं, अब समय था रक्तपात का। वो कशान आ गया था जिसका इंतजार बरसों से हो रहा था। लोहार खानों की खटखट अब युद्ध के मैदान की खां खान में बदलने वाली थी और मेवाड़ की धरती अपने सापूतों के रक्त से लाल होने वाली थी। Historians say that the first attack on Mewar was so terrible that the Mughal army began to retreat. वो कशान आ गया था जिसका इंतजार बरसों से हो रहा था। वो कशान आ गया था जिसका इंतजार बरसों से हो रहा था। लेकिन हल्दी घाटी के युद्ध के पहले चर घाटों में जो हुआ उसने मुघलों के होश उड़ा दिए। आखिर हाकिम खान सूर और राणा पुंजा का वो कौन सा वार था जिससे मुगल सेना में भगदड़ मच गई? Historians say that the first attack of Mewar was so terrible that the Mughal army turned back and ran. अगर आप भी
उस ऐतिहासिक युद्ध की गर्मी को महसूस करना चाहते हैं। Charge for the king. Move it, move it. So like the video now and write in the comment, Jai Rajputana. देखिए इस महासीरियस का सबसे रोमांचक और रोंगटे खड़े कर देने वाला एपिसोड, हल्दी घाटी। Subscribe to the channel because the next episode will change history.